हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ रीक्लासिफिकेशन और डी रिकॉग्निशन के बारे में। बट उससे पहले हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक करा था ट्रेड डेट अकाउंटिंग एंड सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, तो उसका एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना एक सेकंड वेस्ट करे हुए। तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक सीखा था लोन विद इन ग्रुप कंपनीज, बट उसके कई नोट्स नहीं थे, तो सर ने स्टार्टिंग में नोट्स लिखवाए थे। हम टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके हैं, ये नोट्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली वहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं इसको। लास्ट क्लास में हमने अच्छे से समझाई था और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। बट पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये काफ़ी इजीली समझ आ जाएंगे। तो आइए सीधा डायरेक्टली एक एग्जांपल पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में क्या लिखा है। ए लिमिटेड परचेज्ड अ फाइनेंशियल एसेट ऑन 29/3/2019 for ₹700. Transaction cost is ₹10. Settlement date is 5/4/2019. It is a regular way of transaction. Accounting year ends on 31/3/2019. Fair value of financial asset on that date is ₹730. Fair value of financial asset on 5/4/2019 is 760. Generalize assuming trade date settlement date for ACM, FBT, OCI and FBTPL. तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ए लिमिटेड ने फाइनेंशियल एसेट परचेज करी है 29/3/2019 को 700 रुपये में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसकी 10 रुपये। सेटलमेंट डेट है 5/4/2019। ये क्या है, ये ट्रेड डेट है और ये क्या है, ये सेटलमेंट डेट है। इट इज़ अ रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने कल देखा था दो चीज़ें हो सकती हैं, तो रेगुलर वे हो सकता है तो नॉट अ रेगुलर वे हो सकता है। और अभी नॉट अ रेगुलर वे की तो बात हमने नहीं करी थी, बट हाँ रेगुलर वे की हमने बात कर ली थी कि इसमें ट्रेड डेट अकाउंटिंग भी लगा सकते हो, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग भी लगा सकते हो। याद है आपको वाला चार्ट दिखाऊं दोबारा से। रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन है, नॉन रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो रेगुलर वे में आप चॉइस होती है, ट्रेड डेट भी लगा सकते हो, सेटलमेंट डेट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर तो आपको दोनों से ही करके दिखाना है क्वेश्चन को। आगे कहता है अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31/3/2019, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ FA ऑन दैट डेट इज 730 रुपये। तो ईयर एंड पे कितनी इसकी फेयर वैल्यू है, 730 रुपये। फेयर वैल्यू FA ऑन 5/4 सेटलमेंट डेट जो है, सेटलमेंट डेट पे इसकी 760 रुपये इसकी वैल्यू है। जनरलाइज करना है एज्यूमिंग ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट डेट, तो दोनों ही तरीकों से आपको करके दिखाना है यहाँ पे क्वेश्चन को। यहाँ पे स्पेशल केस किसका बढ़ रहे हैं, FA का, तो इसने क्या बोला ACM, FBT, OCI और FBTPL तीनों से करके दिखाना है आपको। याद है आपको कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L लिखा था। हमने कहा था कि यार P&L की जगह हम इसको क्या लिखे, P&L का मतलब है FBTPL, क्या FBT OCI भी लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है। तो इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इस पूरी चीज़ को एक चार्ट की फॉर्म में देखो तो ट्रेड डेट है आपकी 29/3/2019, तो उस दिन 700 रुपये आपने पे करें और 10 रुपये ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। 31/3 जिस दिन ईयर एंड हो रहा है उस दिन आपकी फेयर वैल्यू है 730 रुपये और 5/4 को जो सेटलमेंट डेट है उस दिन की वैल्यू है इसकी 760 रुपये। तो इसने यहाँ पर दोनों तरीके मांगे हुए हैं, ट्रेड डेट अकाउंटिंग भी मांगी हुई है, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग भी मांगी हुई है। हमने कल ट्रेड डेट अकाउंटिंग और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग को अच्छे से समझ लिया था, बट डिफरेंस इज दैट कि आज आपको ACM पे अलग, FBTPL पे अलग और FBT OCI पे अलग अलग करके दिखाना है तीनों चीज़ों को। तो पहले हम ट्रेड डेट अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो आ जाइए आंसर पे। तो केस ए है आपका ट्रेड डेट अकाउंटिंग। तो इसको करने से पहले एक बात आती है, ये जो फाइनेंशियल एसेट है विच इज़ येट टू बी डिलीवर्ड, क्या आप इसको ACM पर या FBT OCI पर या FBTPL पर आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस, कर सकते हो, क्योंकि ये रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन है। इंडिया से अगर आपने रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन करी है, मतलब आपने ट्रांजैक्शन करी है थ्रू स्टॉक मार्केट, तो आप इसमें आप ACM लगाओ, FBT OCI लगाओ, FBTPL लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम ट्रेड डेट अकाउंटिंग में हम ACM मेथड को देखते हैं कि क्या क्या इसमें एंट्रीज हो सकती हैं। तो सबसे पहली तारीख जो आती है वो आती है 29 तारीख। तो 29/3 को आपने सौदा किया, सौदा डन करा, तो उस दिन आपने क्या एंट्री करी होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर, या ब्रोकर लिखो, क्रेडिटर लिखो, पार्टी लिखो, मर्जी है, बट अभी के लिए ब्रोकर मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर, हमने वाली एंट्री तो लास्ट क्लास में भी देखी थी, सेम ऐसी ही एंट्री थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर। जो जिस दिन हम सौदा बुक करते हैं उस दिन पैसे तो देते नहीं है, तो सिंपल चीज़ है इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर। हमने कॉल किया ब्रोकर को और बोला कि हमारे लिए इतने शेयर खरीद ले, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर। तो यहाँ पर भी यही एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर। बट यहाँ पर 700 रुपये आने चाहिए या 710 आने चाहिए, बात ये आती है 700 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कितने फाइनेंशियल एसेट थी आपकी 700 रुपये की, और ऊपर 10 रुपये जो थी वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी। तो हम जब फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग कर रहे थे तब हमने देखा थी ये वाली चीज़ कि यार जब ACM पर हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने एक केस करा था जहाँ पर 6% बॉन्ड अकाउंट था। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन था जिसको तीनों ही मेथड से हमने करा था। अगर ये 3 मेथड याद होंगे तो आज की अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या था, 6% बॉन्ड FA @ACM मेथड से करा था आपने। तो यहाँ पर 10 लाख रुपये आपने पे करे थे और 15,000 भी पे करे थे, बट दोनों ही चीज़ें आपने एक साथ लिखी हुई है, मतलब टोटल 10 लाख 15,000 टू बैंक में डाला हुआ है, मतलब दोनों चीज़ों को आपने कैपिटलाइज
कैपिटलाइज करा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर 710 रुपये अभी आपने पे नहीं करे, बट हाँ आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया 10 रुपये के साथ, तो टोटल हो गया 710। अब अगली तारीख आती है 31/3। अगर हम ACM मेथड यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम इसको फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम इसको फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करते ही नहीं है। यहाँ पर हम ACM मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपने सीखा था कि यार यहाँ पर जो फेयर वैल्यू है यहाँ पर उसको इग्नोर करना है आपको, फेयर वैल्यू का कोई यूज़ ही नहीं है। ACM मेथड में काय का यूज़ है, वो तो FVT OCI जब FVTPL करेंगे तब यूज़ आएगा, अभी यहाँ पर फेयर वैल्यू का कोई यूज़ नहीं है। वापिस आ जाता हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर आपने 710 रुपये से इसको कर दिया था, और फिर आई थी डेट 31/3 जिस दिन फेयर वैल्यू कह रहा था 730 है, तो इस दिन कोई एंट्री नहीं होने वाली। अब हम आगे आते हैं, अगली डेट है आपकी 5/4 को सेटलमेंट हो रही है। सेटलमेंट के दिन क्या बोला जा रहा है कि जो फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू है 760 रुपये, और साथ साथ आज के दिन आपने पेमेंट भी करनी है। तो जिस दिन सेटलमेंट हो रही है 5/4 को, उस दिन आप क्या एंट्री करते हो, ब्रोकर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू का यूज़ है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर भी आपका कोई फेयर वैल्यू का यूज़ नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि सेटलमेंट डेट पर आपके दरवाजे पे एक आदमी आता है, आपने पूछा कौन, वो कहता है वही जिससे आपने शेयर खरीदे थे, तो वो किस लिए आया, पेमेंट लेने आया है। तो सेटलमेंट डेट पे आप उसको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। अब ACM मेथड तो काफ़ी सिंपल सा था, जिस दिन आपने ट्रेड डेट पे इसको जितने रुपए से बुक करा था उतने रुपए यहाँ पर आपने पे कर दिए, कोई रिवैल्यूएशन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं FBT OCI वाला केस। तो FBT OCI वाले केस में सबसे पहला दिन आता है आपका 29/3, जो जिसको आप ट्रेड डेट कहते हो। ट्रेड डेट के दिन आपने सौदा बुक करा, तो उस दिन क्या एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर। अब यहाँ पर 700 आएगा या 710 आएगा, इसी पे ही मैं अभी जो आपको एग्जांपल दिखाया था दोबारा से दिखाता हूँ उसका FBT OCI वाला केस, जिसमें हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए पे करे थे FBT OCI जब हम कर रहे थे, और साथ साथ 15,000 भी पे करे थे। टोटल 10,15,000 आपने यहाँ पेमेंट करी थी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप दोनों को अगर यहाँ पर लिख रहे हो तो ये दोनों ही चीज़ें मतलब आप कैपिटलाइज कर रहे हो। दैट मीन्स इन FBT OCI केस ऑल्सो आपको यहाँ पर कैपिटलाइज करना पड़ता है जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने पे करा है। तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपने यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट खरीदी है, फाइनेंशियल एसेट का ही तो केस था जो अभी दिखाया आपको। यहाँ पर भी फाइनेंशियल एसेट है और आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करी है। वहाँ पर बस लेजर था, यहाँ पर जनरल है, तो जनरल में क्या एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर, क्योंकि पैसे तो पे करे नहीं ना अभी आपने, सिर्फ इन्वेस्टमेंट खरीद लिए। नेक्स्ट डेट आती है आपकी, सिंपल सी एंट्रीज चल रही हैं 31/3 को क्या हुआ कि फेयर वैल्यू हो गई है 730। इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने यही वाला जो केस किया था, याद है आपको, यहाँ पर हम लास्ट में बैलेंस शीट जब लिखते थे यहाँ पर बुक वैल्यू नहीं लिखते थे, हम यहाँ पर फेयर वैल्यू लिखते थे। क्यों? अरे FBT OCI वाला केस कर रहे हो आप, तो फेयर वैल्यू पे तो आप इसको लेके आना पड़ेगा ना आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो आपने यहाँ पर बाय बैलेंस CD में क्या लिखा था, बुक वैल्यू लिखी थी या फेयर वैल्यू लिखी थी? ऑब्वियसली फेयर वैल्यू लिखी थी। तो यार ये तो समझ आ गया हमें कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI कर रहे हैं तो इसको आपको फेयर वैल्यू पे लेके आना होता है। बट आपको याद है जो भी यहाँ पर डिफरेंस आता था, चाहे वो इस साइड आए चाहे वो इस साइड आए, उसको आप OCI रिजर्व में डालते थे। जैसे कि ये वाला जो डिफरेंस था ये बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, मार्केट में जो वैल्यू थी वो कम हो गई है, बुक वैल्यू हमारी ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर OCI रिजर्व में दिखाया था, डायरेक्टली P&L में नहीं लेके जाते थे हम। तो अगर मैं बात करूं अभी जो हम केस कर रहे हैं उसकी, तो 31/3 पे हम आ गए थे। 31/3 को इसने बोला ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है विच इज़ येट टू बी डिलीवर्ड, बट आप ट्रेड डेट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो यहाँ पर। 31/3 को फेयर वैल्यू जो है इसकी वो है 730 रुपये। तो क्या इसको आप रीवैल्यू करोगे दोबारा से? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ करेंगे हम रीवैल्यू। अभी आपको दिखाया फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला मेथड होता है तो आपको रीवैल्यू करना पड़ता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी, इन्वेस्टमेंट देखो कितने की है, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट करा था आपने 710 की इन्वेस्टमेंट थी आपकी। तो ये 710 आज हो गया 730, 20 रुपये से बढ़ गया है। तो इन्वेस्टमेंट को भी आपने 20 रुपये से बढ़ाना है। तो बढ़ाने वाली एंट्री में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली डेबिट करोगे और OCI को क्रेडिट करोगे। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि FBT OCI यूज़ कर रहे हो इसलिए आपने यहाँ पर OCI रिजर्व कर लिखा है यहाँ पर, बट इन्वेस्टमेंट तो डेबिट ही होना है। अगर इसकी वैल्यू कम हो रही होती तो क्या करते हैं आप, तो आप लिखते इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करोगे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो OCI रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा आपको। तो ये अभी तो फिलहाल वैल्यू बढ़ रही है तो हम बात करते हैं इसी की। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू OCI रिजर्व आपने 20 रुपये से एंट्री करनी है। अब मैं बात करता हूँ सेटलमेंट डेट की, कि सेटलमेंट डेट पे आपको क्या करना है इफ़ यू आर यूजिंग FBT OCI मेथड। तो सबसे पहली चीज़ तो आप सेटलमेंट डेट पे आते ही ब्रोकर को पैसे पे करते हो, गेट पे आके खड़ा हुआ, कितने का सौदा कितने का हुआ था आपने। आप मुझे एक बात बताओ, आज सेटलमेंट डेट है, आज पेमेंट कितनी करोगे, इसको 710 रुपये करोगे या जो इसकी आज फेयर वैल्यू है 760 रुपये पे कर दोगे। हमारा जितने में सौदा हुआ था
उतने ही तो पैसे पे करेंगे हम। आज के दिन जो वैल्यू है वो तो हमारा फायदा है ना। ब्रोकर को तो मैं उतने ही पैसे दूंगा ना जितने में मेरा सौदा हुआ था। तो ब्रोकर को कितने पैसे पे करने हैं? ब्रोकर अकाउंट डेबिट टू बैंक 710 रुपये। बट FBT OCI मेथड यूज़ कर रहे हैं और फेयर वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है कि यार फेयर वैल्यू बढ़ रही है। अभी लास्ट आपने 710 रुपये में इसका इन्वेस्टमेंट किया था आपने, 20 रुपये 31/3 को आपने देखा कि 730 हो गया। तो मतलब आप 730 तक तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर चुके हो। 710 एक बार करा और 20 एक बार करा, तो टोटल 730 रुपये तो आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर चुके हो अपनी बुक्स में। बट मार्केट में वैल्यू कितनी है? मार्केट में वैल्यू है 760 रुपये। तो आपको 30 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट तो आपको उसको डेबिट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डेबिट 30 रुपये। और क्रेडिट किसे करेंगे? OCI रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि FBT OCI मेथड यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने दिखाया ही था वहाँ पर कि फेयर वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, उस हिसाब से ये एडजस्ट होता है। बट यहाँ पर बढ़ रही है तो आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे और OCI रिजर्व को क्रेडिट करोगे। काफ़ी इजी सी जनरल एंट्रीज थी। एक लास्ट केस भी देख लेते हैं हम। जब FBTPL मेथड यूज़ करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो? तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि ट्रेड डेट की। 29/3 जो ट्रेड डेट है उस दिन आप क्या एंट्री करोगे? जब आप ACM मेथड यूज़ कर रहे थे, FBT OCI मेथड यूज़ कर रहे थे, तब तो आपने किया था इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर 710 रुपये। बट यहाँ पर जब आप FBTPL मेथड यूज़ करते हो तो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट 700, ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट 10 रुपये और टू ब्रोकर 710 रुपये। ब्रोकर को तो 710 ही जाएंगे टोटल, बट कैपिटलाइज आपने 700 रुपये करे हैं, वो 10 रुपये कैपिटलाइज नहीं करे। मैं आपको दिखाता हूँ, यही वाला केस हमने पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने यहाँ पर एक FA@FBTPL वाला केस किया था, जहाँ पर हमने अच्छे से समझा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं करते, उसको आप अलग से अकाउंट बना के दिखाते हो और बाद में वो बाय पे एंडल होकर राइट ऑफ हो जाता है, वो अलग बात है। बट यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपने देखो यहाँ पर 10 लाख रुपए तो लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है, यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो लिखी नहीं क्योंकि वो अलग से आती है। तो एक तरह से आपके यहाँ पर दो एंट्री बनी, 6% बॉन्ड FA@FBTPL अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक एंट्री बनी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट टू बैंक। बट जो हम केस कर रहे हैं वहाँ पर आप पैसे तो पे कर नहीं रहे हो अभी, तो बस इसीलिए हमने वाली एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट डेबिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट टू ब्रोकर लिख दिया। ब्रोकर को हम 710 रुपये बाद में पे कर देंगे। नेक्स्ट जो डेट आती है वो आती है 31/3। 31/3 को फेयर वैल्यू कितनी है? 730 रुपये। क्या हम इसको रीवैल्यू करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार। हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करेंगे। मेथड ही हम फेयर वैल्यू वाला यूज़ करें तो रीवैल्यू तो करना ही पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L, जैसे हमने यहाँ पर करा था सेम यहाँ पर होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, वहाँ पर OCI रिजर्व में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर FBTPL मेथड है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर 31/3 की डेट है वाली, तो आपको ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 10 रुपये, इसको P&L में डालना पड़ेगा। हमने वहाँ पर भी देखा था कि लास्ट के दिन पर ये जो है P&L में चली जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक एंट्री में P&L में डालना पड़ेगा। बाकी तो ये ऊपर वाली चीज़ तो सेम ही थी। एक लास्ट एंट्री और आती है 5/4 को ब्रोकर वाली। तो ब्रोकर को जितने में सौदा हुआ था उतने पैसे पे कर दोगे, और जितने से रीवैल्यू, जितने से बढ़ी है ये वाली फाइनेंशियल एसेट, उतने से आप इसको बढ़ा दोगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू यहाँ पर आ जाएगा आपका P&L। तो इंडिया सेज आप इसको डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करो। तो आप ये समझ लो कि आपने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो 29/3 को जब आपने सौदा करा है उस दिन आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो पेमेंट तो कुछ करी नहीं है आपने, तो उस दिन क्या करोगे? नो एंट्री। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि डेरिवेटिव में आप कैसे करते थे। याद है आपको, हमने काफ़ी इनिशियल क्लासेस में हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर कि 10,000 मार्कर परचेज करे थे 20 रुपये के हिसाब से, और इसमें 10% एडवांस पेमेंट करी थी आपने। तो जो एडवांस पेमेंट करी थी उसको आप लिखते थे डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ तो कुछ पैसे ही नहीं पे करे, तो आज के दिन तो कोई एंट्री होगी नहीं। उसके बाद ईयर एंड के दिन इसको रिवैल्यू करते थे। जैसे यहाँ पर मार्केट प्राइस 27 रुपये हो गया, तो आपने एंट्री क्या पास करी? डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000, जो 20 और 27 का डिफरेंस है उस हिसाब से आपने यहाँ पर एंट्री करी। और इतना ही नहीं, जिस दिन सेटलमेंट होती थी उस दिन भी आप एक एंट्री करते थे। जैसे यहाँ पर सेटलमेंट के दिन इसका क्या प्राइस है डेरिवेटिव का? 29 रुपये हो गया, तो आप क्या कहते थे? 2 रुपये और बढ़ गई है डेरिवेटिव की वैल्यू। तो डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू P&L यहाँ पर आपने 2 रुपये के हिसाब से और 20,000 रुपये आपने यहाँ पर लिख दिए। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें याद होंगी, काफ़ी इजी थी। तो अब हम वापस आ जाते हैं इस पर। तो क्या करना है आपको? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करा आपने आज के दिन, तो कोई एंट्री नहीं, पेमेंट तो कुछ करी नहीं है आपने। फिर आती है आपकी ईयर एंड की डेट 31/3, उस दिन क्या एंट्री करोगे आप? तो 31/3 को आप एंट्री करोगे डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू P&L 20 रुपये। यहाँ पर कोई हम इक्विटी शेयर की बात थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है? आप शर्त लगाते हो कि यार आपको लगता है कि इसके प्राइस फ्यूचर में बढ़ ना जाए, आप पहले ही बोल देते हो कि इस दिन को मैं इतने रुपए का ये वाली चीज़ खरीदूंगा। तो यहाँ पर भी आप ये समझिए कि आपने शर्त लगा रखी है कि भाई इस दिन 5/9 को मैं ये वाली चीज़ जो है वो ये 710 रुपये में खरीदूंगा। आपने सौदा कर रखा है, तो ये 710 रुपये में आप 5/9 को खरीदोगे। लेकिन 31/3 को ही आपने देख लिया कि ये जो आपने 710 रुपये की चीज़ में डन करा है वो 730 की हो गई है, तो आपको ये वाला फ़ायदा बुक करना पड़ेगा ना।
अपने डेरिवेटिव को रीवैल्यू कर दिया, और लास्ट दिन 5/9 को जैसे हमने वहाँ देखा था सेटलमेंट के दिन भी आप इसने दोबारा वैल्यू चेक करी तो इसकी 760 रुपये थी, तो आपने लिखा डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू P&L। और आखिरी के दिन आपने पैसे कितने पे करे, 710 रुपये, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की आई, 760 रुपये की। फायदा किस चीज़ का हुआ, 50 रुपये डेरिवेटिव एसेट में आ गए आपके, जो आपने डेबिट कर रखे थे वो यहाँ पर क्रेडिट हो गए। तो एक केस था आपका इफ़ इट इज़ नॉट RWT, मतलब रेगुलर वे ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप एक चीज़ हो रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट को आप ACM FBT OCI FVTPL पे भी दिखा सकते हो। बाकी पीछे नोट्स दे रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन केस के ऊपर अगला, जो कि है सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। तो इसको भी तीनों मेथड से करना है, ACM से, FBT OCI से, FVTPL से। हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे कि जिस दिन ट्रेड डेट होती थी उस दिन तो कोई एंट्री नहीं होती थी, लेकिन ईयर एंड डेट पर आप इसको कैसे एंट्री करते थे, जो भी आपने गेन बुक करने के लिए आपकी अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आप लिखते थे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ ही साथ जिस दिन सेटलमेंट डेट होती थी उस दिन आपने जितने पैसे ब्रोकर के साथ सौदा करा उतने पैसे आप पे कर देते थे यहाँ पर। और साथ ही साथ इस इन्वेस्टमेंट को FBA टू P&L जो करा था इसको आप FBA डेबिट की जगह इसको क्रेडिट कर देते हो और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देते हो। और हम देखा था कि नेट इफेक्ट देखें तो दोनों का FBA कैंसिल, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L, कहीं ना कहीं हम यही तो करते थे यहाँ पर भी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L। आज जो हम बात करेंगे वो P&L की ही बात करेंगे कि यहाँ पर P&L FVTPL भी आ सकता है, FBT OCI भी आ सकता है। और बाकी लास्ट में इस सेटलमेंट डेट के दिन भी आप रीवैल्यू करते हो, तो उस दिन आप एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू P&L या फिर FBT OCI, तो दोनों में से कोई एक चीज़ होती है यहाँ पर। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से समझा ही था, बट हम आज की क्लास में इसकी जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं फटाफट। तो अब आप सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं ACM वाला। आज के दिन ट्रेड डेट है आपकी 29/3, तो ट्रेड डेट पर आप क्या एंट्री करोगे। तो ट्रेड डेट पर तो हम कोई एंट्री नहीं करते थे क्योंकि सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। आप वैसे देखें ट्रेड डेट अकाउंटिंग जब आप करते थे वहाँ पर आप क्या लिखते थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ब्रोकर, मतलब आप एसेट भी बुक करते थे, लायबिलिटी भी बुक करते थे। तो यहाँ पर आपने दोनों ही नहीं लिखे। एक तरह से देखें तो हमने एक चीज़ तो सीखी है ना, ट्रेड डेट यूज़ करो चाहे सेटलमेंट डेट यूज़ करो। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में आप एसेट भी बुक करते हो, लायबिलिटी भी, यहाँ पर दोनों ही नहीं बुक कर रहे। अगली एंट्री आती है 31/3 को, ACM पर है तो 31/3 को कोई एंट्री होगी नहीं। फिर अगली एंट्री आती है 5/4 को। इस दिन क्या एंट्री करोगे, ब्रोकर नहीं, यहाँ पर लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 710 रुपये जितने में सौदा हुआ था, और यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है फेयर वैल्यू का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम FBT OCI वाला केस सेम है, यहाँ पर ट्रेड डेट पर तो कोई एंट्री होती नहीं है, बट हाँ 31/3 की अगर मैं बात करूँ, 31/3 पे आप एंट्री करोगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू OCI रिजर्व, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बट यहाँ अमाउंट कितना लिखोगे, 30 रुपये आएगा या 20 रुपये आएगा। तो आपने ट्रेड डेट पर तो कोई एंट्री करी नहीं थी। अगर आप करते तो क्या करते, आप वहाँ पर 710 रुपये बुक करते, फिर आप 730 से कंपेयर करते तो आप यहाँ पर 20 रुपये इजीली लिख सकते थे, लेकिन अभी ऊपर तो एंट्री करी है नहीं कोई आपने। आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं ना सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग यूज़ करूँ, कि मैं उस दिन से मैं उस एसेट की अकाउंटिंग करना चाहता हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले आप सेटलमेंट डेट पर अकाउंटिंग करो, बट आपने ट्रेड डेट पर सौदा तो कर लिया ना कि आपने 710 रुपये में आप उस दिन खरीदोगे सेटलमेंट डेट के दिन। यहाँ तो कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि आप FBT OCI मेथड यूज़ कर रहे हो या ACM यूज़ करो या FBT OCI करो, आप पूरे के पूरे 710 को कैपिटलाइज करते हो। तो यहाँ पर आपने 710 में से परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों को ही माइनस करना है। तो 730 में से 700 गए तो बचे 20, यहाँ पर आपने 20 की एंट्री कर दी क्योंकि 710 कैपिटलाइज्ड अमाउंट था, 730 से कंपेयर करा तो आपने 20 रुपये पाया कि बढ़ चुकी है वैल्यू। फिर आती है आपकी 5/4 को क्या करना है आपको, तो एक तो काम होगा जो आपने यहाँ पर FBA डेबिट टू OCI रिजर्व करा है, तो अब आपका FBA क्रेडिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। तो एक एंट्री तो बनी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू FBA 20 रुपये 20 रुपये, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू FBA 20 रुपये 20 रुपये। तो और दूसरी एंट्री, आज के दिन आपने पेमेंट भी करनी है, कितने रुपए पे करने हैं ब्रोकर को, आज के दिन आपने 710 रुपये में सौदा करा तो 710 रुपये पे करोगे आप। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक लिखोगे कितने, 710। तो ये तो होगी 2 एंट्रियाँ। आज के दिन आप दोबारा से इसकी रिवैल्यूएशन भी करते हो, ईयर एंड डेट पे भी रिवैल्यूएशन करते हो और सेटलमेंट डेट पे भी रिवैल्यूएशन करते हो। तो आज के दिन आपने पाया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई है 760 रुपये। आप यूज़ कर रहे हो FBT OCI मेथड, तो आप यहाँ पर क्या एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू OCI, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू OCI, बट कितने अमाउंट से, 30 रुपये से 730 तक तो आपने दिखाई दिया, एक 710 आपने दिखाया था, फिर आपने दिखाया 20 रुपये और बढ़ गई है इसकी वैल्यू, अब कितनी 30 रुपये एक्स्ट्रा हो गई है आज के दिन वैल्यू, तो आपने 30 रुपये की एक और एंट्री दिखाई। तो यहाँ जो एंट्री कर रखी है ना, ये इन्वेस्टमेंट कितने की 760 रुपये की मिली आपको टोटल, उसमें से पे कितने करे आपने, पे तो 710 रुपये ही करे। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट को क्यों लिखा है यहाँ पर क्रेडिट में, क्योंकि आप ऊपर डेबिट करके आए हो तो यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। और 30 रुपये आज के दिन जो वैल्यू बढ़ी उसको
OCI रिजर्व में डाला। एक तरह से मैं आपको दिखाऊं, एक तो ये वाली एंट्री करी थी आपने जो सेटल अपना ईयर एंड डेट पर, फिर आप आए सेटलमेंट डेट पर। एक तो आपने जो पेमेंट करनी थी वो करी, और साथ ही साथ आपने इस वाली एंट्री को जो FVA को डेबिट करता है या क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू FVA, और लास्ट में आज के दिन दोबारा से रिवैल्यूएशन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू आपने लिखा OCI रिजर्व, क्योंकि FVT OCI कर रहे हैं। P&L में राइट ऑफ तो करना ही था ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, तो आप राइट ऑफ करके दिखा दो यहाँ पर, नहीं तो स्मार्ट वर्क कर दो। तो स्मार्ट वर्क क्या है कि आप देखो ना, P&L डेबिट टू FVA करो और 10 रुपये से, और FVA डेबिट टू P&L करो 30 रुपये से। इससे बढ़िया एक एंट्री ना कर दें FVA डेबिट टू P&L 20 रुपये से। अगली एंट्री से पहले एक बात बताइए, ये जो FVA है इसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे क्या, और ये वाला जो FVA था इसको भी दिखाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे, चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ करो, ये वाला मेथड यूज़ करो। जो FVA है वो आपकी फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट में आएगा ये फाइनेंशियल एसेट में, तो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। आगे आते हैं हम 5-4 पे। 5-4 की एंट्री जैसे हमने ये वाली एंट्री करी थी, सिमिलर ये वाली भी एंट्री करनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर P&L आ जाएगा और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये थी आपकी ट्रेड डेट अकाउंटिंग। अब हम बढ़ते हैं अगले रिक्लासिफिकेशन पे। तो हमारा अगला जो पॉइंट आता है, नई बात कर रहे हैं हम बिल्कुल ही रिक्लासिफिकेशन के बारे में। बट रिक्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले ये तो बताओ कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। याद है आपको, हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि ACM पे आप कब इसको करते हो, FVT OCI पर कब क्लासीफाई करते हो, FVTPL पे कब क्लासीफाई करते हो, जब A1 और B सेटिस्फाई हो जाए, A2 और B सेटिस्फाई हो जाए, या अदर केसेस हो तो FVTPL पे। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन कि अगर ये ऐसा ऐसा कंडीशन हो तो आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे रिकॉग्नाइज करते हो, तो इसे तो आप कहते हो क्लासिफिकेशन। अदर्स में क्या आता था वैसे, अदर्स में वो सारे ही केस आ जाते हैं। अदर्स में कई सारे केस बन सकते हैं, जैसे कि आपका A1 और B है तो A1 पिट गया तो आपका ये अदर्स में चला जाएगा, A2 और B है, A2 पिट गया तो B अदर्स में चला जाएगा, A2 और B है, B पिट गया तो भी अदर्स में चला जाएगा, A3 है तो भी अदर्स में चला जाएगा। तो ये तो थे आपके इनिशियल विचार। जब आपने फाइनेंशियल एसेट को बाय करा था तब आपने ये सोचा था कि हाँ इसको मैं ACM पर रिकॉग्नाइज करता हूँ, इसको FVT OCI पर या FVTPL पे, एज द केस में भी। बट बातें आती है, क्या हम इस जो हमने पहले विचार ये वाले हमारे थे स्टार्टिंग में, क्या बाद में चल के ये वाले विचार बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो जो बाद में चल के आपके विचार अगर बदल जाएं तो उसको हम कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। मतलब आपने किसी चीज़ को ACM पर रिकॉग्नाइज करा था तो बाद में आप उसको क्या FVT OCI FVTPL पे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। FVT OCI पे करा था, अब आप ACM पर या FVTPL पे कर सकते हो, या तो आपने FVTPL पे करा था तो आप बाकी के दोनों पे कर सकते हो क्या? हाँ जी कर सकते हो। इसी चीज़ को हम कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। एक इसमें सर ने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया था। बचपन में जब हम गली क्रिकेट खेलते थे तो उसमें हमारे नियम होते थे। जैसे हमने बॉल हिट करी और किसी के घर में चली गई तो आप बताओ कि वो आउट है या नहीं है। तो इस केस में तो आपको पहले से बताना चाहिए था ना कि बॉल घर में जाएगी तो आउट है, लेकिन आप अब बता रहे हो तो ठीक है मान लेते हैं अब से बॉल गई तो आउट है। तो अभी तक जो बैट्समैन खेल रहा है वो खेलता ही रहेगा, वो आउट नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स पहले नहीं बताया था, अब बता रहे हैं तो मतलब अब से आउट है। तो जैसे गली क्रिकेट में हमारे नियम जिसको हम रूल कहते हैं, रूल बदल सकते हैं, तो क्या हमारे इसमें भी बदल सकते हैं क्या जब हम फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन करते हैं? बिल्कुल। तो इसी कॉन्सेप्ट का नाम है रिक्लासिफिकेशन। आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कंपनी ने एक फाइनेंशियल एसेट ली, उसको क्लासीफाई करा FVTPL पे। आज के दिन ईयर एंड की डेट है, ईयर एंड के दिन उसकी फेयर वैल्यू में भारी गिरावट आ गई। तो अगर कंपनी ने इनिशियली इसको FVTPL पे रिकॉग्नाइज करा था, आज के दिन फेयर वैल्यू में भारी गिरावट आ रही है, तो आज के दिन जब गिरावट आ रही है तो अब P&L हिट होगा ना। अगर आप FVTPL यूज़ कर रहे हो तो P&L तो बहुत बुरी तरह से हिट हो जाएगा। तो कंपनी क्या इसको आज के दिन रिक्लासीफाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बट प्रोस्पेक्टिवली कर सकती है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकती। कंपनी चाहे तो आज के दिन से ACM यूज़ कर सकती है। तो अगर ये ACM यूज़ कर रही होती तो फेयर वैल्यू पे तो इसको रिवैल्यू करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसका P&L हिट होने से बच जाता। बट ये जो फेयर वैल्यू में गिरावट आई है ये तो उसको बुक करनी ही पड़ेगी। इस बार का तो इसको लेना ही पड़ेगा। अगली बार से आप इसको ACM पर दिखा सकते हो, इस बार का तो लेना ही पड़ेगा। आपको पता है अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? कंपनी इस बात का फ़ायदा उठाती और रेट्रोस्पेक्टिवली लगा देती और देखती कि भाई किस मेथड में उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वही मेथड वो यूज़ करती। तो इसलिए इंड एस ने रिक्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये वाला मेथड लेके आया कि आप प्रोस्पेक्टिवली लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सर की लैंग्वेज में कहूँ तो एग्जाम्पल तो है घटिया, बट आपको इससे अच्छे से समझ आ सकता है। ये नदी है और आप अभी नदी के इस पार चल रहे हो, तो आप यहाँ पर चल रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर चल रहे हो तो अभी यहाँ के रूल्स चल रहे हैं, यहाँ के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब इस दिन को, इस डेट को, एक पर्टिकुलर डेट को आप कहते हो कि आपको इस चीज़ को रिक्लासीफाई करना है।
तो अगर आपको रिक्लासीफाई करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्लासीफाई का क्या मतलब है कि आप नदी के इस पार आना चाहते हो, मतलब आप ये पुल क्रॉस करके आना पड़ेगा ना आपको इस साइड। तो इसमें क्या होगा, आपको रिक्लासिफिकेशन की डेट तक तो आपको वही वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो आपने यहाँ पर लगाए थे, चाहे वो ACM हो, FBT पहले FBT OCI हो, तो इस डेट तक तो आपको वही वाले रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर आगे स्टेप 2 क्या आता है, स्टेप 2 में आपको स्वैप क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, मतलब आपको नदी के इस पार आना पड़ेगा। और स्टेप 3 में क्या, स्टेप 3 में आपको नए रूल फॉलो करने को मिल जाएंगे, मतलब आप अब इधर आ गए हो तो अब आपको नए रूल फॉलो कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो क्या है इस एग्जांपल में, इन्वेस्टमेंट एट FBT OCI 1 लाख रुपए की, रिक्लासीफाइड टू FBTPL ऑन 31/3/2019, फेयर वैल्यू ऑन 31/3/2019 इज 80,000, जर्नलाइज करना है। तो इसमें आपने एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने क्लासीफाई कर रखा है FBT OCI पर, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। 31/3 को आप उसको रिक्लासीफाई करना चाहते हो FBTPL पे, और आज के दिन इस इन्वेस्टमेंट की जो फेयर वैल्यू है वो है 80,000। तो सबसे पहली चीज़ क्या करोगे आप, 31/3 को, अभी तो आपने स्टेप 1 फॉलो करना है, मतलब जो पुराने रूल है वही फॉलो करने पड़ेंगे। तो 31/3 को आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80,000 हो गई है, आपने कितनी दिखा रखी है बुक में, 1 लाख रुपए। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI यूज़ करो तो रीवैल्यू तो करना ही पड़ेगा, तो आप इसको रीवैल्यू करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, OCI रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, वैल्यू कम हो रही है ना, आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रखा है आपने, इन्वेस्टमेंट एट FBT OCI बना रखा है, तो आपकी फेयर वैल्यू आपने यहाँ पर 80,000 दिखा दी, तो यहाँ पर फर्क आएगा ना उसका। अगर आपने 80,000 दिखाया, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपने 10,23,000 दिखाया था, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई थी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने की वजह से आपने इसको दिखाया था OCI रिजर्व डेबिट टू FBT OCI, तो यही सेम एंट्री यहाँ पर कर रखी है। फिर इसी दिन स्टेप 2 क्या होता है, आपको स्वैप क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। स्वैप का मतलब समझ आता है, अदला बदली करनी पड़ती है। आपको नदी के इस पार आना है तो आपको नई क्लासिफिकेशन का, इसको एसेट जो है नई क्लासिफिकेशन का बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट एट FBTPL डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एट FBT OCI। कैसे हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट एट FBT OCI कितनी की दिखा रखी है, 1 लाख रुपए की, जिसमें से घटा कितनी थी, 20,000 रुपये की। अब आपको 80,000 और घटानी है ना। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते हो, जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करी ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। बट आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कम हो रही है तो क्रेडिट हो रहा है, बट आपने किसी को बेची थोड़ी ना, आपने तो इसको FBTPL पे इस पर स्वैप कर दिए। तो आपने इन्वेस्टमेंट एट द रेट FBTPL कितने पे आएगा, 80,000 पे, क्योंकि हमारी जितनी FBT OCI पर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उतनी ही तो वहाँ पर आएगी। तीसरा स्टेप में क्या होता है, आज के दिन फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू तो 80,000 है, और इन्वेस्टमेंट जो करी आपने उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी 80,000 है। तो अब आप इस पार आ गए हो और इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आज के दिन कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ तो कोई एंट्री हुई नहीं, बट आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ रही होती तो आप कैसे करते, इन दोनों में अगर डिफरेंस होता तो क्या करते आप एक एग्जांपल नंबर 46 देखना, वहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड थे, तो यहाँ पर बॉन्ड FBTPL पे दिखा रखे थे, तो उसमें 10,000 का यहाँ पर एंट्री हुआ है, क्योंकि अगर इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी। और एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड एट द रेट, जैसे यहाँ पर बॉन्ड था इसलिए बॉन्ड लिखा गया, FA कह लेते हैं इसको, FA एट द रेट FBTPL। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डी रिकॉग्निशन। तो डी रिकॉग्निशन एक काम करते हैं, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।